नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक बजाज। ये एक नया सेटअप, नया तरीका आपको सिखाने का। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे विच इज़ म्यूचुअल फंड में जो आप एसआईपी कर रहे हैं, शैल यू कंटिन्यू डूइंग दैट और नॉट? क्या आपको म्यूचुअल फंड का एसआईपी बंद कर देना चाहिए? दोस्तों, मार्केट फॉल हो गया है और हम सब ने एसआईपी कर रखा है, हम सब उस पे लॉस देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक स्वाभाविक सा नेचर है कि हमको लगेगा कि हम और पैसा डालें कि नहीं डालें, क्योंकि हमारा तो नुकसान हो रहा है। स्पेशली इंडिया के अंदर में व्हेन वी आर यूज्ड टू नॉट सीइंग लॉसेस, जब हम ऑलरेडी एफडी के अंदर में पैसा डाल के वहाँ पर फिक्स ब्याज कमाने की आदत है हमको, तो हमको हमेशा लगेगा ये चीज़ कि यार ये म्यूचुअल फंड में लॉस भी हो रहा है और लॉस में और पैसा डाल रहे हैं, तो ये समझदारी है कि नहीं समझदारी है। तो इसको आज मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको दोनों साइड बताऊंगा, बट फाइनली एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको सही राय भी दूंगा कि आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए। ये जब मैं सब्जेक्ट पे होमवर्क कर रहा था, तो मैंने कई सारे वीडियोस देखे, कई सारे लिटरेचर पढ़े, अपना ओपिनियन भी मैंने बनाया, क्योंकि मैं भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को पिछले 20 साल से जानता हूँ, तो मैंने एक व्यू बनाया। तो एक आर्टिकल के अंदर मैंने देखा कि एक बड़ी म्यूचुअल फंड हाउस के जो सीईओ हैं, जो मेन करता धरता है, उन्होंने कहा कि अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो 20 साल के नीचे का आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब, अगर आपने एसआईपी 1 साल पहले चालू किया तो आपके पास 19 साल और है मिनिमम। अगर आपने 10 साल पहले चालू किया तो आपके पास 10 साल और है। तो एसआईपी का पर्पस यही होता है कि मैं उतना पैसा हर महीना साइड करता जाऊं जो पैसा मेरे को शायद 20 साल बाद चाहिए होगा। तो अगर आपके माइंड में थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा था कि मैंने एसआईपी क्यों किया, तो एक्चुअली आपको वो पहला दिन में जाना पड़ेगा जिस दिन आपने एसआईपी चालू किया और अपने आप को कन्विंस किया कि हाँ, मैंने एसआईपी चालू कर देना चाहिए। तो आपने कुछ गलत नहीं किया, शायद आपको बोला गया था, आपने माहौल वैसा देखा कि आपको लगा कि हाँ, एसआईपी बेस्ट तरीका है काम करने का। तो आई एम नॉट आस्किंग यू टू क्वेश्चन योरसेल्फ, बट आई एम सेइंग कि आपको पता होना चाहिए कि एसआईपी छोटी अवधि के लिए नहीं होती है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल के लिए नहीं होती है। एसआईपी 20 साल के लिए होती है, जो मैं भी एग्री करता हूँ उनके स्टेटमेंट से। दूसरी बात, जनरली क्या होता है, एसआईपी हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं जब कोई पर्टिकुलर एसेट क्लास बहुत तेज होता है। ठीक है, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, एक स्पेसिफिकली उसकी एग्जांपल लेते हैं क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा पेन है। स्मॉल कैप, मिड कैप के अंदर में हम सब ने एसआईपी बहुत भर भर के बढ़ाया और उसी के कारण देखिए पैसा अल्टीमेटली मार्केट में आया। और वो कहते हैं ना कि जो गोरे लोग हैं, जो एफआईआईज हैं, वो एग्जिट कर पाए, क्योंकि हम लोगों ने एसआईपी कर करके उनको पैसा दे दिया ऊपर के भाव में मार्केट में, वो तो एग्जिट कर गए और हम जो है नीचे नुकसान देख रहे हैं। तो ये एक सोच है, ये भी एक थॉट प्रोसेस है। बट जब भी हम एसआईपी करें, अगर हम बहुत महंगे एसेट में एसआईपी करेंगे उत्तेजित होके, एक्साइटेड होके, तो फिर छोटी अवधि में हमको नुकसान ज्यादा दिखेगा। राइट? तो जिसने 1 साल पहले मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स में एसआईपी चालू किया होगा, वो ऑब्वियसली लॉस देख रहा होगा। बट याद रखिए, 1 साल पहले आपने चालू किया तो 19 साल आपके पास और है कि आप धीरे धीरे उस लॉस को रिकवर करेंगे, प्लस आप रिटर्न जनरेट करेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप मिड कैप, स्मॉल कैप में भी 19-20 साल तक एसआईपी करते रहेंगे तो आपको क्लियरली रिटर्न उतना नहीं मिलेगा जितना रिटर्न उसको मिलेगा जो नीचे के भाव में जिसने एसआईपी चालू किया। तो ये एक नेचुरल चीज है कि आप अगर हायर वैल्यू पे एसआईपी चालू करेंगे तो आपका रिटर्न कम होने के चांसेस है। अगर आप लो वैल्यू में एसआईपी करेंगे तो आपके रिटर्न ज्यादा होने के चांसेस है। स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, अब जरा कुछ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के डेटा को देख लेते हैं और उस डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। तो स्टॉकेज में म्यूचुअल फंड सेक्शन में मैं चलता हूं। टॉप 3 म्यूचुअल फंड हाउस जो इंडिया के हैं वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, जो 10,80,000 करोड़ का एयूएम है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 9 लाख करोड़ का एयूएम है और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड 7,80,000 करोड़ का एयूएम है। देखिए, म्यूचुअल फंड वाले क्या है, अल्टीमेटली अपनी दुकान खोल के बैठे हैं। नॉट टू टेक इट ऑन अ नेगेटिव सेंस, ऑब्वियसली उनका पर्पस है बिजनेस करना, वो चैरिटी नहीं कर रहे हैं। तो दुकान को आप नेगेटिव मत लीजिएगा। अगर एक आदमी कुछ भी काम कर रहा है तो वो दुकान ही खोल रखा है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वाले दुकान खोल के बैठे, उन्होंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रखे हैं।
सिमिलरली स्मॉल कैप, मिड कैप, गोल्ड ईटीएफ, या बहुत अलग अलग तरीके के उन्होंने प्रोडक्ट्स बना रखे हैं जो आपके पास में अवेलेबल है। अब उसमें किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, ये जनरली हमारा डिसीजन बड़ा इमोशनल होता है, और हम जनरली रिटर्न लिंक्ड ही डिसीजन लेते हैं कि जिस इंस्ट्रूमेंट में हमको ज़्यादा रिटर्न दिया है, हमारा कंफर्ट उधर ज़्यादा होता है और हम उसी में पैसा डालना चाहते हैं। या अगर हम रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा एनालिसिस और करें डिटेल में, तो पिछले अगर हम इक्विटी में जाते हैं तो पिछले 2 साल का अगर मैं रिटर्न देखूं तो इक्विटी के अंदर में लार्ज कैप फंड ने 16% रिटर्न दिया, मिड कैप फंड ने 25% रिटर्न दिया, स्मॉल कैप फंड ने 23% रिटर्न दिया। इसका मतलब आपका एक स्वाभाविक सा नेचर होगा कि आप मिड कैप स्कीम में पैसा डालेंगे क्योंकि उसने 25% रिटर्न पिछले 2 साल में एनुअलाइज दिया है। यही मैं अगर 5 साल कर देता हूं तो आप देखोगे स्मॉल कैप फंड ने 24% रिटर्न दिया एनुअलाइज पिछले 5 साल में। तो एक नेचुरल बिहेवियर है कि जिसने ऑलरेडी पहले रिटर्न ज्यादा दिया है हम उसमें पैसा डालते हैं, विच इज एक्चुअली नॉट अ ग्रेट थिंग टू डू। वाइजर है कि जिसने कम रिटर्न दिया है आने वाले टाइम में उसका ज्यादा रिटर्न देने का पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, सपोज आपने पहले जब देखा था आपने मिड कैप स्मॉल कैप वाला स्कीम में पैसा डाल दिया या आपको डलवा दिया गया क्योंकि ओवरऑल माहौल ही ऐसा था कि सबको ही उसी की बात कर रहे थे, तो आप भी एक्साइटेड होकर उसमें डाल दिए, चलो कोई बात नहीं है, डाल दिया। लेकिन आज के रेट में क्योंकि ये ऑलरेडी इतने हाई पॉइंट पे है, आपका एसआईपी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है उतना रिटर्न अच्छा ना दे जो आपको देना चाहिए। मेरा एक्चुअली इस मामले में ना थोड़ा सा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ भी डिस्कनेक्शन है। मुझे लगता है कि अगर आपको पता था, जैसे अभी कई लोग आके बोल रहे हैं ना कि स्मॉल कैप मिड कैप बहुत एक्सपेंसिव थे, हमने तो बोला था, एक बड़े फंड हाउस के फाउंडर ने कहा कि सीनियर पर्सन ने कहा कि भाई अल्टीमेटली हमने अपना पैसा गोरों को दे दिया कि वो एफपीआई बन के हमसे ले गए। तो ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बहुत मार्केट में फ्लोट हो रही है। बट मेरा एक डिस्कनेक्शन ये है कि अगर आपको पता था मार्केट महंगा है तो आप स्कीम बंद भी तो कर सकते थे, राइट। ये मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर में हम सब लगे हुए थे, सबने इन्वेस्टमेंट करवाया है। तो आज हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एक रिटेल इन्वेस्टर शायद बेवकूफ़ बन गया कि उसने हाई वैल्यू में स्मॉल कैप मिड कैप में एसआईपी कंटिन्यू रखा। तो ये फाइनली क्या होगा कि सब बेवकूफ़ आप ही को बोलेंगे, राइट, क्योंकि आप नहीं सीख रहे हैं और आप नहीं सीख रहे हैं और आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे किसी भी जजमेंट बनाने में। अगर आप ये प्रोसेस ही खाली फॉलो करना चाहेंगे कि जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया मैं उसी में ही इन्वेस्ट करूंगा, तब ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो द होल आइडिया ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो इज दैट आपको पता होना चाहिए कि कितने तरह के कैटेगरीज हैं, क्या क्या क्लास ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने क्या क्या रिटर्न जनरेट किया है, और जनरली जो लो रिटर्न जनरेट करने वाले फंड्स होते हैं उनका हाई चांस होता है कि वो आने वाले दिनों में हायर परफॉर्मेंस करें। जैसे एग्जांपल, अगेन वापस से एग्जांपल देता हूं कि पिछले 1 साल के अंदर में अगर आप देखें तो लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड है, ठीक है। लार्ज कैप ने 6% रिटर्न दिया, मिड कैप ने 8% दिया, स्मॉल कैप फंड ने 1% दिया। बट ये पिछले 1 साल का ड्यूरेशन है। इसको जरा 5 साल का टाइम फ्रेम पे देखें, बिकॉज 5 साल का सीएजीआर इज फेयर इनफ, क्योंकि आप 20 साल का एसआईपी का प्लान कर रहे हैं। तो लार्ज कैप ने 15% दिया, मिड कैप ने 21 दिया है, स्मॉल कैप ने 24% रिटर्न दिया है। तो एक नेचुरल इंक्लिनेशन आना चाहिए कि मैं लार्ज कैप में एसआईपी करूंगा बिकॉज इसने अभी ऑलरेडी काफी रिटर्न दे दिया और शायद ये अपने हाई पॉइंट पे है फ्रॉम अ रिटर्न पर्सपेक्टिव। अगर थोड़ा और डीप अंदर जाएं, थोड़ा सा सेक्टर लेवल पे इसको लेके जाएं, तो रिटर्न, ये 5 साल का रिटर्न को मैं थोड़ा और स्टडी करूं तो अगर आप थोड़ा हाई रिस्क लेते हैं और आप सेक्टर स्पेसिफिक एसआईपी करने में भी बिलीव करते हैं, तो आप देखिए ऑटो ने 12% दिया है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ऑटो ने दिया है, माफ कीजिएगा ऑटो का यहाँ पर डेटा आ नहीं रहा है, बट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज 12% दिया, कंजम्पशन जो है 15% रिटर्न दिया, एनर्जी पावर 24% दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर 22% दिया। तो एक नेचुरल इंक्लिनेशन क्या होती है, अरे इसी में डाल दो, एनर्जी पावर में डाल दो, इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल दो, बिकॉज इसने तो इतना अच्छा रिटर्न दिया तो ये तो और भी रिटर्न देगा। बट एक्चुअली माइंड को ना थोड़ा कॉन्ट्रेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहिए कि अरे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इतना कम रिटर्न क्यों दिए, कंजम्पशन इतना कम रिटर्न क्यों दिए, बिकॉज बिजनेस साइकिल होती है और जब साइकिल इनके फेवर की होगी तो फिर ये इसमें रिटर्न आएगा। तो बेसिकली थोड़ा सा एक्टिव मैनेजमेंट अगर आप करें, एसआईपी जो कर रहे हैं उसको एकदम स्टैटिक ब्रह्मास्त्र न माने कि भैया ये तो मैं ऐसे ही करता रहूंगा, आई थिंक दैट विल प्रॉब्ली मोर सेंसिबल थिंग टू डू रादर देन बिकमिंग अ वेरी रिजिड
in your approach towards using mutual fund also. थोड़ा active management of mutual fund will actually give you a better return. तो क्विक समरी कर लेता हूँ इस वीडियो का। पहला ये है कि क्या हमको SIP बंद करना चाहिए? द आंसर इज नो। SIP 20 साल 25 साल के लिए होती है, SIP छोटी अवधि के लिए नहीं होती है। दूसरी बात, क्या हमको SIP को थोड़ा एक्टिवली इवेल्युएट करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो लास्ट में फंड हाउसेस आप ही को ब्लेम करेंगे कि भाई आपने बोला कि स्मॉल कैप में पैसा डाल दो, हमने डाल दिया, आपने तो सिर्फ हमको पैसा दिया था। एक्चुअली उनको तो बंद कर देना चाहिए था ना स्कीम, बट नॉनदलेस वो एक सेपरेट बात है, बिकॉज कोई भी कुछ बंद नहीं करता है। देखिए, एवरीवन इज हियर टू अर्न मनी एंड फंड हाउसेस विल नॉट आल्सो क्लोज द स्कीम्स। तो आप ही को जज करना पड़ेगा कि मेरे को अभी किस कैटेगरी ऑफ फंड में पैसा रखना है, चाहे SIP कर रहे हैं, चाहे वन टाइम कर रहे हैं, वट एवर। ऑल्दो आई बिलीव SIP इज मच बेटर देन वन टाइम। SIP में अमाउंट बढ़ा दीजिए ताकि आपको पावर ऑफ एवरेजिंग मिल जाए। तो हैव अ डायनेमिक एलोकेशन स्ट्रैटेजी, बिकम मोर एक्टिव लर्नर, थिंक क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इतने प्यारे प्यारे टूल्स अभी मार्केट पे अवेलेबल है, स्टॉकेज है जो आपको अलग अलग एसेट क्लास का डेटा एकदम क्रिस्टल क्लियर सामने दे रहा है। तो अगर आप थोड़ा सेंसिबली चीज़ों को यूज़ करोगे, इक्विटी मार्केट को थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट से देखोगे, इक्विटी मार्केट भी अगर आप स्टडी करोगे, उससे आपको पता लग जाएगा कि अभी किस तरह के सेक्टर में बात हो रही है पॉजिटिविटी की। जैसे अभी कंजम्पशन सेक्टर में काफ़ी पॉजिटिविटी की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट भी चाह रहा है कि GDP अब कंजम्पशन ड्राइव करे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्राइव किया था, बट गवर्नमेंट कह रहा है कि भैया आप कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो ग्राउंड लेवल पे लोगों को पैसा देता है, चाहे फ्री में पैसा बांट रहे हो, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे इंटरेस्ट रेट कम करके पैसा बांट रहे हो, कंजम्पशन ड्राइव करेगा। तो अगर ये माइंडसेट में ये आ गया ना, तो फिर हमको क्या करना है? हमको म्यूचुअल फंड में जाना है या इक्विटी में जाना है। अब मुझे वो देखना है कि वो कौन सा फंड है जो कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे सेक्टर फंड जिसमें कंजम्पशन है, ये ठीक है। अब इसके अंदर में जाना है। अब इसके अंदर में हमको देखना है कि कौन सा बड़ा फंड है, राइट, और उसका AMC कॉस्ट कितना है, और थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड भी उसका पता लग जाए कि अगर मैं पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो निपॉन का जो कंजम्पशन फंड है ये 2100 करोड़ का AUM है, इसने 20% रिटर्न दिया है। अगर SBI कंजम्पशन फंड देखूं तो 2900 करोड़ का है, इसने 19% रिटर्न दिया। अब मैं निपॉन का इसमें जाता हूं और लेट मी जस्ट गो टू दी इसका डिटेल्स में जाता हूं, तो इन्फो में जाता हूं, तो यहाँ पर 2% इनका एक्सपेंस रेशियो है और 1% एग्जिट लोड है, ठीक है। अब इसमें मैं SBI में अगर जाता हूं, इसमें इन्फो में जाता हूं, तो इसका है तकरीबन 1.98% एक्सपेंस रेशियो है और एग्जिट लोड खाली 0.1% है। इसका मतलब अगर आपको कभी पैसा बीच में लेना पड़ गया तो आपको यहाँ कम खर्चा लगेगा vis-a-vis निपॉन। तो ये सब कुछ कुछ पैरामीटर्स है जिससे आप जज कर सकते हैं, बिकॉज मोटा मोटी दोनों ही रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर नॉट वेरी डिफरेंट, बट थोड़ा अंदर अगर आप जाएंगे आपका कंफर्ट किस में है, और अगर फिर भी डिसीजन ना ले पा रहे हो ना, तो इन दोनों में इक्वली कर दीजिए कि 10,000 इस पे डाल दो, 10,000 इस पे डाल दो, इंडिया टाटा वाले में भी डालना है तो डाल दो, जहां आपका कंफर्ट होता है ना वहां पर स्प्रेड कर दो, बिकॉज कोई भी एक फंड हाउस हो सकता है कि आपको आपका परफॉर्मेंस ना दे पाए। सो दिस इज दी थर्ड पॉइंट कि थोड़ा डायनेमिक एलोकेशन स्ट्रैटेजी रखेंगे तो आपके फेवर में इवेंचुअली म्यूचुअल फंड भी रहेगा। और हमारा सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि एक तो रिस्क उतना ही होना चाहिए जितना मैं लेना चाह रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या रिस्क लेके काम करना चाह रहा हूँ, और एसेट एलोकेशन आपका रिस्क प्रोफाइल के अराउंड ही होता है। और दूसरा, लास्ट में मुझे ब्लेम नहीं मिलना चाहिए कि आपने पैसे दे दिए और हमने डाल दिए। फाइनली everyone is here to do business. All right? समझ में आ गई होगी बात, आपको इशारा समझ में आ गया होगा, and I'm sure you will share this video with your friends and family. जय हिंद।